नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम केयर्स फंड के ऑडिट की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जानेंगे होटल में कैसे दी जा रही है कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग और आखिर क्यों बढ़ रही है उद्धव सरकार में तल्खियां। और आखिर में बात मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट स्कूल इस सत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। शिक्षा विभाग रखेगा स्कूलों पर नजर। जहां पेरेंट्स की सहमति होगी वहां स्कूल नए सत्र में बढ़ा सकते हैं फीस। 10% तक बढ़ाने का है अधिकार। उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों को सरकार ने की मदद। योगी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा कामगारों के खाते में ट्रांसफर किए 104 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने कहा मौजूदा हालात के बीच कामगारों को ये सहायता जरूरी। लगातार 3 महीने तक सरकार करेगी मदद। 1100 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में शॉपर स्टॉप। कई स्टोर भी हो सकते हैं बंद। कंपनी जिन कर्मचारियों को निकाले कि उन्हें 2 महीने की दी जाएगी सैलरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दर्शक क्षमता होगी 75,000। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर 100 करोड़ रुपए की ग्रांट और आरसीए का बकाया 90 करोड़ देने के लिए कहा। राइट्स इश्यू के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 12 साल के सर्वोच्च स्तर 49.14% पर पहुंची। आरआईएल के राइट्स इश्यू में प्रमोटर्स ने 22.5 करोड़ शेयर सब्सक्राइब करने का किया था वादा। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया, जिसमें लोगों ने दिल खोलकर अपना योगदान दिया। लेकिन इसको लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई। जहां विपक्ष लगातार इसके औचित्य को लेकर सवाल पूछ रहा था, तो वहीं केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब विपक्ष की मांग को सरकार ने मान लिया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पीएमओ ने पहले पीएम केयर्स फंड की जानकारी देने से यह कहकर मना कर दिया कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अब इसके ऑडिट के लिए दिल्ली की एक फर्म को जिम्मा सौंपा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सार्क एंड एसोसिएट्स पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करेगा। स्वतंत्र ऑडिटर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष ने राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग बनाए गए पीएम केयर्स फंड के औचित्य पर सवाल उठाया है। विपक्षी दल इस फंड से धन के इस्तेमाल के बारे में ज्यादा पारदर्शिता की लगातार मांग कर रहे हैं। फंड की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए ज्यादातर सवालों में यह भी कहा गया है कि ये 2 अधिकारियों द्वारा मानद आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रशासित किया जा रहा है। आपको बता दें, धर्मार्थ ट्रस्ट को आयकर में छूट मिलती है और इसलिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाने और आयकर विभाग को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। पिछले कुछ सालों से धर्मार्थ ट्रस्ट को नियंत्रित करने वाले नियमों को कड़ा कर दिया गया है ताकि प्राप्त धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए हो। वहीं पीएम केयर्स कोष में किए गए योगदान को आयकर से मुक्त रखा गया है। पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए के तहत छूट मिली है और विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, विपक्ष लंबे समय से पीएम केयर्स फंड की जानकारी जनता से साझा करने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने पीएम केयर्स फंड पर फैसला लेने में लंबा वक्त लगा दिया। आखिर सरकार को इतना लंबा वक्त क्यों लगा और क्या अब जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए मीनाक्षी, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात हमेशा से की है, लेकिन जब बात पीएम केयर्स की होती है तो यह सरकार पारदर्शिता अपनाने से बचती रही। आपदा में राहत के लिए इस नए कोष की स्थापना सरकार ने की और लोगों से इसमें मदद करने की अपील भी की। हिंदुस्तान के लोगों ने भी दिल खोलकर इसमें दान दिया। अप्रैल और मई के महीने में कई ऐसी खबरें आई कि इस सेलिब्रिटी ने इतने लाख का दान दिया तो इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कंपनी ने इतने हजार का दान दिया। साधारण लोगों ने भी अपनी बचत को मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए दान देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में सरकार से यही उम्मीद की जा रही थी कि वो इस फंड में आए हुए रुपयों का और उसमें से खर्च हुई राशि का हिसाब किताब खुलकर जनता के बीच रखे। विपक्ष शुरू से ही इसके ऑडिट की मांग उठा रहा था, ऑडिट की बात कर रहा था, जिस पर सरकार आनाकानी कर रही थी। लेकिन अब दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म को इसके ऑडिट का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए, अच्छी बात है मीनाक्षी कि सरकार ने विपक्ष की बात मानी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऑडिट
ऑडिट का काम निजी संस्था को ही आखिर क्यों दिया गया? क्या सरकार की एजेंसियां खुद ऑडिट नहीं कर सकती थीं? कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सरकार खुद ही ऑडिट करती तो भरोसे पर सवाल उठता, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब ईमानदारी से पारदर्शिता बढ़ती जाएगी तो भरोसे पर या नीयत पर सवाल क्यों उठेंगे? इस फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग भी उठती रही, जिस पर हाल ही में पीएमओ ने ऐतराज जताया था। लेकिन सरकार अगर सचमुच पारदर्शिता शब्द को अपनाना चाहती है तो उसे दान में दी गई रकम और उसके खर्च के ब्यौरे के बारे में सब कुछ बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब सरकार के ऑडिट के इस फैसले पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भले ही देश में अनलॉक मोड ऑन हो गया है, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत बेकाबू होती जा रही है। मामले 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं और भारत दुनिया के टॉप 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी कब करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के ग्राफ में आया उछाल सरकार की सरदर्दी बढ़ा रहा है। 1 जून से सरकार ने देश में अनलॉक 1 की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों से भी संभाले नहीं संभल रहे। आंकड़ों के लिहाज से महाराष्ट्र रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़कर बेचैनी बढ़ा रहा है, तो वहीं दिल्ली में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा मामले डरा रहे हैं। और इन सबके बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री 2 दिनों तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। माना जा रहा है इस बैठक में राज्यों से दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अलग योजना पर विचार किया जा सकता है। अनलॉक 1 के बाद जिस तरह से मामले बढ़े हैं, उसके बाद फिर सख्ती बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से राय मांग सकते हैं। मौजूदा समय में रेलवे और अन्य यातायात सुविधाओं का सीमित ढंग से संचालन हो रहा है। यातायात सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दोबारा पूर्णबंदी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से दोबारा पूर्णबंदी को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बात करेंगे, जबकि 17 जून को पीएम बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। दरअसल ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार पर मनमानी करने और जरूरी सहायता न देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। उम्मीद करेंगे पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से जुड़े सभी पहलुओं के साथ राज्य सरकारों की परेशानियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और फिर राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर मौजूदा मुसीबत का सामना करेंगे। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। वैसे नींद तो राजस्थान कांग्रेस को भी नहीं आ रही है। पार्टी को विधायकों के टूटने का डर जो सता रहा है, लिहाजा पार्टी ने सभी विधायकों के ठहरने की व्यवस्था जेडब्ल्यू मैरियट होटल में की है, जहां पर कांग्रेस के विधायकों को 18 जून तक रहना है और फिर यहीं से विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करने जाएंगे। इस दौरान पार्टी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। आखिर विधायकों के लिए होटल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और विधायकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे हालात न बने, इसके लिए कांग्रेस खेमे ने पूरी तैयारियां कर ली है। सभी विधायकों को जेडब्ल्यू मैरियट होटल में ठहराया गया है, जहां मौजूदा हालात के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। होटल में विधायकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कांग्रेस इंतजाम करने में जुट गई है। साथ ही विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को विधायकों के साथ ज्यादा वक्त बिताने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के रहने की व्यवस्था कर रहे मुख्य सचेतक महेश जोशी और महेंद्र जोशी को 19 जून तक विधायकों के मनोरंजन के भी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब होटल में विधायकों के बीच क्रिकेट मैच, मनोरंजन, फिल्म दिखाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। इतना ही नहीं, विधायकों को मोटिवेशनल क्लासेस भी दी जाएंगी। अलग अलग राज्यों से आए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को मोटिवेशनल स्पीच देंगे। इसी क्रम में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला ने सभी विधायकों को वोट देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अब विधायकों को 19 जून तक होटल में ही रहना है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी को अपनी जरूरत के साथ साथ विधायकों की सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा। देखना दिलचस्प होगा, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मोटिवेशनल स्पीच कांग्रेस के विधायकों को टूटने से बचा पाती है या फिर विरोधी तमाम तिकड़म आजमा कर राजस्थान कांग्रेस के किले में सेंधमारी करने में कामयाब होते हैं।
अब राज्यसभा चुनाव तक राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खबर है महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं है और अब जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ हलचल हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में सत्ता संभालने के बाद से ही महाविकास अघाड़ी सरकार मुसीबत में घिरी दिखती रही है, चाहे बात विरोधियों के बरसने की हो या फिर मौजूदा स्वास्थ्य हालात की। हाल ही में एमएलसी चुनाव के जरिए उद्धव ने अपनी कुर्सी बचाई थी, तो वहीं अब एक बार फिर सूबे में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। अब शिवसेना नीत महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में तनाव के संकेत मुखर होते दिख रहे हैं। गठबंधन के 3 सहयोगियों में से कांग्रेस खुद को अहम फैसले लेने की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता इस पर और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है, जिसे लेकर सूबे में कई अटकलें भी लगाई गई थी। कांग्रेस नेता तो यहां तक कहने लगे थे कि मुख्यमंत्री उद्धव और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार मौजूदा मुसीबत और हाल ही में आई प्राकृतिक मुसीबत से प्रभावित लोगों को राहत देने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से चर्चा नहीं हो रही है। पार्टी सरकार में होते हुए भी अलग थलग दिख रही है। वहीं कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा, कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, जिस पर हम मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें सुलझाना चाहते हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में 3 दलों की सरकार बनी थी और मंत्रियों ने शपथ ली थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि सत्ता और जिम्मेदारियों में बराबर साझेदारी होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान राज्यपाल कोटे से विधान परिषद, नामांकनों, राज्य सरकार द्वारा संचालित निगमों और बोर्ड में नियुक्ति और कांग्रेस मंत्रियों को आ रही समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ठाकरे से सोमवार को मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में पनप रही अनबन खत्म होगी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों को परेशान जरूर कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 4 रुपए बढ़ गए हैं। आखिर जब पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, तो फिर उसका फायदा अब जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर क्या है पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही देश में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें भी शामिल हैं जो रोजाना बढ़ रही हैं। जी हां, अनलॉक मोड का आगाज होते ही कच्चे तेल की कीमतें भी मजबूत होने लगी हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने खुद को नुकसान से बचाने के लिए सारा बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है और ये अभी बानगी भर है। आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णबंदी के दौरान ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण पेट्रोल डीजल की बिक्री लगभग ठप रही और तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेल कंपनियों पर लगातार आरोप लगता है कि आखिर जब कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई तो उन्होंने इसका फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया। दरअसल पूर्णबंदी के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की और पेट्रोल डीजल की कीमतों को नीचे नहीं गिरने दिया। अगर तेल कंपनियां दाम घटाने के लिए तैयार भी होती हैं तो सरकारें टैक्स बढ़ाकर उसको बराबर कर देती हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का भी सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 76 के करीब पहुंच गया है, जबकि मई में ये 75 के करीब था। मतलब अब तेल कंपनियों को कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। अब आगे तेल की कीमतें बढ़ेंगी या फिर कीमतों में गिरावट आएगी, ये बहुत हद तक मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं या डॉलर के मुकाबले रुपया और सुस्त होता है, तो ऐसे में लोगों को फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था की। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत का भारत के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है, लेकिन अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो आने वाला समय और भी मुश्किल भरा होगा। मतलब साफ है कि फिलहाल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के तमाम देशों की परेशानियां थमने का नाम लेती नहीं दिख रही हैं। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। हालात तो ये है कि दुनिया के कई देशों को चिंताजनक स्वास्थ्य हालात के बाद भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पूर्णबंदी हटानी पड़ी है, लेकिन फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था संभलती नजर नहीं आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की माने तो मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट परेशान करने वाली है और रिकवरी आउटलुक के बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि आईएमएफ ने अप्रैल में वैश्विक
अर्थव्यवस्था में 3% गिरावट की आशंका जताई थी, लेकिन गोपीनाथ की माने तो 24 जून को आने वाला नया अनुमान ज्यादा खराब हो सकता है। एशियन मॉनेटरी पॉलिसी फोरम की 7वीं वर्चुअल मीटिंग में गीता गोपीनाथ ने कहा, रिकवरी को लेकर गहन अनिश्चितता बनी हुई है। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टरों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं इससे बैंकरप्सी और जॉब लॉस का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर में भी बदलाव आया है। आज हर कोई रिकवरी को लेकर चिंतित है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहद खराब बता रही हैं, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य हालात के कारण अर्थव्यवस्था के नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया भर की सरकारों के उठाए गए कदमों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जहां अप्रैल में दुनिया भर की जीडीपी में 4.8% की गिरावट आई थी, तो वहीं मई में इसमें सुधार आने का अनुमान जताया जा रहा है। मई महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट में 2.3% गिरावट आने का अनुमान है, यानी दुनिया की जीडीपी में गिरावट की दर आधी रह जाएगी। जब तक मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से पूरी तरह पीछा नहीं छूट जाता, तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि दुनिया भर की सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग सकता है। देखना होगा कि 24 जून को आईएमएफ अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान जताता है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।